सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी। ठीक है, ये जो आपका पेपर होता है 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 3 बजे, जिसमें आपको जो डे होता है वो होता है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और आप सभी को संडे को भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने 12 बजे आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड किया था एसएसटी का, जिसमें हमने पार्ट 1 बाबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, और हमने कुछ उसमें क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने बिल्कुल सही और सटीक दी। ठीक है, और यहाँ आज हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लेसन 1 का नाम है पाठ्य पुस्तक में आए प्रमुख कवियों और लेखकों का परिचय। ठीक है, जो कि आप कह सकते हो क्लास 2 से क्लास 4 में जितने भी हिंदी के जो कि आपने क्लास 2 या क्लास 3 या क्लास 4 में पढ़ा होगा, तो जो बुक होता है जिसमें जो भी कृतियाँ होती हैं, जो उनके लेखक होते हैं, उन्हीं के बारे में आप सभी को जानकारी इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राम नरेश त्रिपाठी कवि पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर कि जो राम नरेश थे उनकी 2 प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करना है। तो 2 प्रमुख कृतियाँ राम नरेश त्रिपाठी की आप सभी को बताना है, क्योंकि अगर हम कहें ना तो एग्जाम में ज़्यादातर कृतियों से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को ये भी बताना है कि जो राम नरेश त्रिपाठी हैं, ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। ठीक है, और देखिए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है हमने पॉइंट टू पॉइंट लिख कर लाया है, ताकि आप सभी को आसानी के साथ याद हो जाए। और जो ये पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ सके। और फिर से मैं आप सभी को टाइम बता देती हूँ। इस क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो दोपहर के 3 बजे। अभी नेक्स्ट क्लास जो आएगी 5 बजे आएगी, जो कि संस्कृत की। उसके बाद 9 बजे कंप्यूटर और 10 बजे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, राम नरेश त्रिपाठी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं ये किस युग के कवि है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, और ये हो सकता है कि आगे एग्जाम में पूछा भी जाए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए। तो राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, और इनकी जो भाषा है, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी की जो भाषा है वो खड़ी बोली। तो 2 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए। पहला, राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के कवि है। और दूसरा, राम नरेश त्रिपाठी की जो भाषा थी वो कैसी थी, तो खड़ी बोली थी। अब देखिए इनके जन्म से रिलेटेड आप अगर बुक में देखेंगे तो कुछ अलग दिया होगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ अलग दिया होगा। तो देखिए इसमें कभी कभी 1889 देखने को मिल जाएगा, कभी कभी 1891 देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई इन दोनों में से कोई एक डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप 1889 लिखेंगे तभी भी गलत नहीं होगा, 1891 लिखेंगे तभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो जन्म हुआ था 1889 में हुआ था, और कहीं अगर लिखता है 1891 तो भी सही होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ 1889 में हुआ था। कौन से जिले के हैं राम नरेश त्रिपाठी, तो यहाँ पर जो इनका डिस्ट्रिक्ट है वो जौनपुर है। अब जब हमें पता चल गया कि ये जौनपुर के हैं तो ग्राम कौन सा है, तो ग्राम इनका जो है वो है कोयरीपुर। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 5-6 प्रश्न यहाँ पे बन गए। सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी किस युग के हैं, तो द्विवेदी युग की। इनकी भाषा क्या है, तो खड़ी बोली। इनका जन्म कब हुआ, तो 1889 या 1991 में हुआ था। इनका जो जिला है वो है जौनपुर और ग्राम जो है वो है कोयरीपुर। ठीक है, इनके पिता का नाम, जो कि अभी हमने आप सभी से पूछा भी था, तो देखिए इनका पिता का नाम कभी कभी पूछ लेता है
एग्ज़ाम में। तो पिता का नाम इनका क्या था, तो इनका जो नाम था वो था रामदत्त त्रिपाठी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे, उसमें ये भी पूछ सकता है राम नरेश त्रिपाठी के जीवनी लिखिए, इनके बारे में 3 से 4 लाइन लिखिए। तो आप सबसे पहले तो इनका जन्म स्थान, इनकी भाषा, ये किस युग के हैं, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है, तो तभी तो उसको जीवनी माना जाएगा, है ना। केवल अगर आप कृति याद कर लेते हैं तो फिर वो सही ढंग से जीवनी नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर इनके पिता का नाम जो है, सेम नाम रिलेट कर लीजिए, राम नरेश त्रिपाठी और रामदत्त त्रिपाठी। और देखिए स्व अध्याय, यानी इन्होंने अपने घर पर ही अध्ययन किया था, जिसमें इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू के बारे में इन्होंने ज्ञान अपने घर, यानी स्व अध्याय मतलब अपने से ही ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया था घर पे पढ़ के। और यहाँ पर देखिए जीवन के आरंभिक काल, यानी जीवन के शुरुआती दौर में ये कलकत्ता यानी कोलकाता गए, जिन्हें आप कहें तो यहाँ पे जब वो कलकत्ता गए तो उन्हें नौकरी मिली, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, तो फालतू चीज़ें मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जीवन के आरंभिक काल में ये जो है राम नरेश त्रिपाठी ये कलकत्ता गए, ठीक है। वहाँ पर उनको नौकरी मिली और कलकत्ता में ही इन्होंने बंगला का ज्ञान, यानी जो बंगला भाषा है, इस भाषा के बारे में इनको जानकारी हुई। फिर उसके बाद वो मारवाड़ गए, ठीक है। तो जब मारवाड़ गए तो नाम से ही पता चलता है, तो ये गुजराती भाषा सीखे। और उसके बाद देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर लीजिएगा कि साहित्य भवन का प्रयाग, यहाँ पे जो साहित्य भवन प्रयाग है ना, इसकी जब स्थापना हुई थी तो उसमें राम नरेश त्रिपाठी का बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प इन्होंने किया था, बहुत ही बड़ी देन है। तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब साहित्य भवन प्रयाग की स्थापना हो रही थी तो द्विवेदी युग के किस कवि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। सो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, जो कि द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनका अंतिम दिन जो ये गुजारे थे, ये सुल्तानपुर यानी अवध में गुजारे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो कि आपको इनकी कृतियाँ देख लेना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी की सबसे पहले रचना जो है वो है नंदू की जुकाम। नंदू की जुकाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंदू का जुकाम जो है ये आपको क्लास 3 में मिलेगा, ऐसा भी पूछ सकता है, क्योंकि जो आपका चैप्टर का नाम ही है क्लास 2 से क्लास 4, इसलिए आपको चैप्टर का नाम भी याद रखना होगा, किस क्लास का है, कौन से कवि इसके लेखक है। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे नंदू का जो जुकाम है ना, ये क्लास 3 का है और चैप्टर नंबर 11 पर आप सभी को नंदू का जुकाम देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप, अगर आपके घर छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो ज़रूर उनके पास हिंदी का बुक होगा क्लास 3 का, आप उसमें देखिएगा कि 11 नंबर चैप्टर पर देखने को मिलेगा। तो ये जो कृति है ये राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। और नंदू का जुकाम जो है ये पूछ सकता है कि इसमें क्या किसके बारे में बताया गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनको उत्साहित करने के लिए, और साथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे हमारा मौसम चेंज होता है वैसे ही हमारे शरीर पे उसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि सर्द गर्म बहुत जल्दी होता है तो आपको सर्दी बुखार इस टाइप की सारी समस्याएं हो जाती है। तो इसी तरीके से इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है नंदू का जुकाम। और अगर पूछे कि इसमें क्या मतलब मेंशन किया गया है नंदू के जुकाम में, तो सिंपल आप लिख सकेंगे कि ऋतुओं से बदलने से शरीर पर प्रभाव या इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी कृतियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी कृतियाँ में सबसे पहले तो मिलन, पथिक, स्वप्न, ये जो तीनों है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये काव्य है और मतलब अगर हम कहें ना तो बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूछता है कि 3 काव्य जो कि किस कवि का है, जो द्विवेदी युग के हैं। सो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, मिलन हो गया, पथिक हो गया, स्वप्न हो गया, ये जो हो गया ना ये राम नरेश त्रिपाठी के हैं। उसके बाद मानसी जो है इनकी फूटकर कविताओं का संग्रह है, ये भी याद कर लीजिएगा। ग्राम्य गीत जो है ये राम नरेश त्रिपाठी का ही है। कविता कौमुदी, ठीक है, कविता कौमुदी जो है ये भी क्या है, ये राम नरेश त्रिपाठी के हैं। तो इतने सारे बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। मिलन हो गया, पथिक हो गया, स्वप्न हो गया, ठीक है, मानसी जो कि इनका फूटकर कविताओं का संग्रह है, ग्राम्य गीत हो गया, कविता कौमुदी हो गया।
तो ये जो भी रचनाएं हैं, कृति है, काव्य है, ये रामनरेश त्रिपाठी जी का है। और लास्ट में यही जानेंगे हम लोग कि जो इनकी मृत्यु हुई थी, देखिए जो इनकी मृत्यु हुई थी इसमें भी जो डेट है बहुत ही ज़्यादा, कहीं कहीं 1962 है तो कहीं कहीं 1963 है। तो इस तरीके से आपको पता ही है कि कहीं भी अगर हम कहें तो हिस्ट्री में इस तरीके से डेट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी जो मृत्यु हुई थी आपको याद रख लेना है। 1963 भी लिखेंगे तभी भी गलत नहीं होगा, 1962 भी लिखेंगे तभी भी गलत नहीं होगा। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो प्रयागराज में हुई थी, ठीक है। और पौष शुक्ल एकादशी के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज के इस वीडियो में रामनरेश त्रिपाठी से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे और जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ वही हमने डिस्कस किया। ज़्यादा कुछ देखिए इसीलिए हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा। तो फिर से आप सभी को मैं एक बारी बता देती हूँ, रामनरेश त्रिपाठी ये किस युग के कवि है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। रामनरेश त्रिपाठी की भाषा शैली कैसी है, तो खड़ी बोली। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर आप 1889 लिखिए या फिर 1891 लिखिए। रामनरेश त्रिपाठी का जिला कौन सा है, ग्राम कौन सा है, तो आप बताइए। जिला जो है वो जौनपुर है और ग्राम जो है कोयरीपुर है। रामनरेश त्रिपाठी के पिता का नाम क्या है, तो रामदत्त त्रिपाठी है। इन्होंने रामनरेश त्रिपाठी ने अपना जो भी शिक्षा ग्रहण किया वो किस तरीके से किया, तो वहां पर उसका आंसर हो जाएगा स्व अध्याय। यानी इन्होंने जो भी अपना अध्ययन किया ये घर पे रह के संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि सब्जेक्ट में अपनी जो भी तैयारी की घर पे ही रह के। और जीवन के शुरुआती दौर में ये कहाँ गए थे रामनरेश त्रिपाठी, तो कलकत्ता, जहाँ पर उन्हें बंगाली भाषा का ज्ञान हुआ, उन्हें नौकरी मिली। फिर मारवाड़ गए, फिर वहाँ पर जाकर उनको गुजराती भाषा के बारे में ज्ञान हुआ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ऐसा आ सकता है कि रामनरेश त्रिपाठी का किस भवन की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान रहा, तो उसका आंसर हो जाएगा साहित्य भवन प्रयागराज, ठीक है। और अंतिम दिन रामनरेश त्रिपाठी कहाँ गुजारे थे, तो सुल्तानपुर अवध में। प्रश्न ऐसा आ सकता है नंदू का जुकाम, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। नंदू का जुकाम किस चैप्टर और किस क्लास का है, तो क्लास 3 और चैप्टर नंबर 11 का है। इसमें क्या नंदू के जुकाम में क्या इसमें डिस्कस या क्या पूरा किस पे बेस्ड है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ऋतुओं के बदलने पर शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में नंदू का जुकाम जानकारी दी गई है इस लेसन में। उसके बाद कृतियाँ आप याद कर सकते हो, मिलन, पथिक, स्वप्न, कविता, कौमुदी, ग्राम्य गीत, ठीक है, मानसी, ये सभी जो है कृतियाँ ये रामनरेश त्रिपाठी की हैं। और इनकी मृत्यु जो हो गई 1962 या 1963 में इनकी जो मृत्यु हो गई प्रयागराज में पौष शुक्ल एकादशी के दिन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी रामनरेश त्रिपाठी से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। और देखिए फ्रेंड्स, हमने जितना प्रयास हो सका ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। और जो ये PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जो भी अपनी पढ़ाई है उस पर अभी लग जाइए। अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा है। सो इसलिए अगर आप अभी स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 5 बजे वाली संस्कृत की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।